नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सच्चाई पर पर्दा डाल दिया गया है। हर कदम पर झूठ और प्रोपेगेंडा का जाल बिछा है। मैं बात कर रहा हूं उस देश की जहां जनता भूख से तड़पती है, लेकिन तानाशाह के महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए परमाणु मिसाइलों पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। यहाँ पर हर शख्स की सोच, उनकी शिक्षा और यहाँ तक कि उनके मनोरंजन तक को एक ही उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, और वो है तानाशाह की महिमा का बखान करना। जी हाँ, इस देश का नाम है उत्तर कोरिया। यहाँ असहमति का मतलब केवल अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं है, बल्कि गिल्ट बाय एसोसिएशन जैसी क्रूर नीतियों के कारण आपके पूरे परिवार को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यदि एक व्यक्ति पर शासन के खिलाफ जाने का आरोप लगता है तो उनके बच्चों और यहाँ तक कि उनके पोते पोतियों को भी सजा दी जा सकती है। ये केवल एक देश की नहीं, बल्कि एक विशाल जेल की तरह है। यहाँ के सीक्रेट जेल कैंपों में लाखों लोग अमानवीय परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। कुपोषण और भुखमरी यहाँ आम है, लेकिन इसके बावजूद लोग जीवित रहने की आशा में अवैध बाजारों का सहारा लेते हैं। ये वो स्थान है जहाँ हर समाचार, हर टेलीविजन कार्यक्रम और हर शब्द पर सरकार का नियंत्रण है। जनता वही जानती है जो तानाशाह उन्हें जानने देना चाहते हैं। बाहरी दुनिया की कोई भी जानकारी यहाँ पहुँचना तो दूर, सुनना भी अपराध माना जाता है। जनता को डर और आतंक के माहौल में इस हद तक रखा जाता है कि वे अपनी सोच पर भी सवाल उठाने से घबराते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की कहानी केवल उसके शासन की नहीं है। ये उन लाखों निर्दोष लोगों की कहानी है जो भूख, भय और असहमति के बोझ तले हर दिन जीने को मजबूर हैं। ये कहानी है तानाशाही के चरम की, मानवाधिकारों के उल्लंघन की और उस अदम्य साहस की जो हमें बताती है कि हर अत्याचार के बावजूद इंसान की स्वतंत्रता की प्यास कभी नहीं बुझती। कोरियन पेनिनसुला का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। ये क्षेत्र परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि से भरा हुआ था और सदियों तक स्वतंत्र रहा। लेकिन 20वीं सदी में सब कुछ बदल गया। 1910 से 1945 तक जापानी औपनिवेशिक शासन ने कोरिया को दमन और शोषण के अंधेरे युग में धकेल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही कोरिया का भविष्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन गया। यहाँ जापान, जो 1910 से कोरिया पर कब्जा जमाए हुए था, युद्ध में हार चुका था। अब सवाल ये था कि कोरिया का प्रशासन कैसे संभाला जाए। इस समय पूरा वर्ल्ड दो विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच बटा हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी थे, युद्ध के बाद विचारधारात्मक प्रतिद्वंदी बन गए और यहीं से एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। कोरिया के भविष्य को तय करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ ने इसे 38वीं समांतर रेखा पर अस्थायी रूप से विभाजित करने का फैसला किया। इस सीमा के उत्तर में सोवियत संघ का प्रभाव रहा, जबकि दक्षिण में अमेरिका ने प्रशासन की जिम्मेदारी ली। ये विभाजन अस्थायी माना जा रहा था और इसे कुछ समय बाद समाप्त कर दिया जाना था। हालांकि राजनीतिक मतभेदों और बढ़ते संघर्ष ने इस विभाजन को स्थायी बना दिया। उत्तर में सोवियत संघ ने साम्यवादी सरकार को समर्थन दिया, जबकि दक्षिण में अमेरिका ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया। इसके बाद 1948 तक ये विभाजन इतना गहरा हो चुका था कि कोरिया के दो अलग अलग देश अस्तित्व में आ गए, जिसमें पहला देश बना डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK, जिसे हम नॉर्थ कोरिया कहते हैं, और दूसरा देश बना रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे हम साउथ कोरिया कहते हैं। ये विभाजन न केवल भू राजनीतिक था, बल्कि इसने सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी कोरियाई प्रायद्वीप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उत्तर कोरिया में सोवियत संघ के समर्थन से कम्युनिस्ट सरकार बनी। 1948 में किम इल संग ने सत्ता संभाली और उत्तर कोरिया को एक नई पहचान दी। 1950 में किम इल संग ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया, जिसके बाद कोरियाई युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में लाखों लोगों की जानें गई और देश स्थायी रूप से विभाजित हो गया। इसके बाद उत्तर कोरिया एक कट्टरपंथी समाजवादी राज्य के रूप में उभरा, जहां किम वंश का शासन आज तक जारी है। किम वंश का शासन 3 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। किम इल संग, जिसने जूचे विचारधारा की शुरुआत की, जो आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद पर आधारित थी, लेकिन असल में ये विचारधारा जनता पर पूरा नियंत्रण रखने का एक तरीका बन गई। किम जोंग इल और अब किम जोंग उन ने इस तानाशाही को और भी मजबूत किया। किम जोंग उन ने सत्ता संभालने के बाद से उत्तर कोरिया को एक परमाणु शक्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन ये सैन्य ताकत देश के आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतों की कीमत पर आई है। 1990 के दशक में एक विनाशकारी अकाल हुआ। इसमें लगभग 3 मिलियन लोग भूख से मारे गए। ये अकाल, फसल की विफलता
सोवियत संघ के विघटन और सरकार द्वारा कृषि पर केंद्रीकृत नियंत्रण के कारण हुआ। हालांकि यह काल समाप्त हो गया, लेकिन खाद्य संकट अब भी जारी है। उत्तर कोरिया में भूख और खाद्य संकट की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है। देश के अधिकांश आबादी को पर्याप्त पोषण युक्त और संतुलित भोजन नहीं मिलता। इससे कुपोषण विशेषकर बच्चों में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। उत्तर कोरिया को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से खाद्य सहायता मिलती है, लेकिन ये हमेशा अपर्याप्त होती है। यहाँ तक कि यदि खाद्य आपूर्ति होती भी है तो मुख्य रूप से अनाज जैसे चावल और मक्का तक सीमित रहती है, जबकि पोषण की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल होता है। क्योंकि अधिकांश उत्तर कोरियाई लोग सरकारी नियंत्रण वाले किसी क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनकी आय भी बहुत कम होती है और वे बुनियादी जीवन स्तर से ऊपर नहीं उठ पाते। इसके कारण लोग अपने दैनिक भोजन के लिए संघर्ष करते हैं। उत्तर कोरिया में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति भी बहुत खराब है। अधिकांश नागरिकों को उचित स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पाती। सरकारी अस्पतालों और क्लिनिकों में आधुनिक उपकरण और दवाइयों की भी भारी कमी है। देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति भी बदतर है। बहुत से लोग चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए राजधानी प्योंगयांग तक नहीं पहुंच पाते और गंभीर बीमारियों या आपातकालीन परिस्थितियों में इलाज की संभावना भी कम हो जाती है। कुपोषण की वजह से लोगों में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि एनीमिया, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और विकासात्मक समस्याएं। इसके कारण मृत्यु दर में वृद्धि होती है। अगर हम उत्तर कोरिया में शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को सरकार के प्रचार के माध्यम के रूप में देखा जाता है, लेकिन गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं में कमी है। उत्तर कोरिया में शिक्षा पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। स्कूलों में बच्चों को केवल सरकार की विचारधारा जैसे जुचे और किम परिवार की पूजा के बारे में पढ़ाया जाता है। बच्चों को जो जानकारी दी जाती है वो बहुत सीमित है और एक तरफा होती है, जिससे वे बाहरी दुनिया और स्वतंत्र विचारधारा से अनभिज्ञ रहते हैं। शहरों में स्कूलों की स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही घटिया है। कई क्षेत्रों में स्कूल इमारतों की स्थिति भी दयनीय है और शिक्षक कच्चे प्रशिक्षण के साथ पढ़ाते हैं। उत्तर कोरिया में सरकार द्वारा हर पहलू पर नियंत्रण किया जाता है, यहाँ तक कि लोगों के बाल कटवाने के तरीके पर भी। सरकार ने पुरुषों और महिलाओं के लिए तयशुदा हेयर स्टाइल की सूची बना रखी है। मजबूरन यहाँ के लोगों को इन्हीं हेयर स्टाइल्स को अपनाना पड़ता है और इस नियम का उल्लंघन करना सामाजिक और कानूनी दबाव का कारण बन सकता है। इसके साथ ही बाजार प्रणाली पूरी तरह से विफल हो चुकी है। लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए जांग मदांग यानी अवैध बाजारों पर निर्भर हैं। इन बाजारों में वस्तुओं का व्यापार तो होता है, लेकिन ये बेहद जोखिम भरा होता है, क्योंकि उत्तर कोरिया की सरकार इन्हें अवैध मानती है। ये अवैध बाजार लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का एकमात्र रास्ता बना हुआ है। उत्तर कोरिया में क्वांगलीसो यानी राजनीतिक जेल कैंप जैसी भयानक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ये जगह ऐसी है जिन्हें सही मायने में नर्क का दूसरा रूप कहा जा सकता है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार इन कैंपों में 1 लाख से ज्यादा लोग कैद हैं। इन कैदियों को दिन रात कठोर श्रम करवाया जाता है और उन्हें शारीरिक यातना दी जाती है। यहाँ के जेल कैंपों में एक बेहद क्रूर सजा नीति लागू है, जिसे गिल्ट बाय एसोसिएशन कहा जाता है। इस नीति के तहत अगर किसी व्यक्ति को सरकार के खिलाफ अपराधी माना जाता है तो उसकी सजा सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहती। दोषी की पूरी 3 पीढ़ियां, उसके माता पिता, बच्चे और कभी कभी पोते पोतियां भी उस अपराध में शामिल माने जाते हैं और उन्हें भी जेल भेज दिया जाता है। एक लड़का सिनडोंग, जिसका जन्म उत्तर कोरिया के कुख्यात कैंप 14 में हुआ था, जहां जन्म लेना जीवन भर कैदी बने रहने के समान था। भूख, कठोर श्रम और अमानवीय यातनाएं उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। शिन को सिखाया गया था कि नियम तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है और इसी मानसिकता में उसने अपनी मां और भाई के भागने की योजना की सूचना अधिकारियों को दे दी। इसके बाद उसने अपनी मां और भाई को सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ते देखा, जिसने उसे अंदर से झकझोर दिया और अपराध बोझ से भर दिया। 2005 में 23 साल की उम्र में सिन ने एक कैदी के साथ भागने की हिम्मत की। बाढ़ पार करते हुए उसके साथी की मौत हो गई, लेकिन सिन किसी तरह बच निकला। जंगलों और गांवों के रास्ते चीन पहुंचा और 2008 में दक्षिण कोरिया में शरण ली। सिन की कहानी दुनिया तक पहुंचाने में पत्रकार ब्लेन हार्डन का अहम योगदान है। उसने सिन के अनुभवों को अपनी किताब एस्केप फ्रॉम कैंप 14 में दर्ज किया। इस किताब ने उत्तर कोरिया के सीक्रेट जेल कैंपों में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन की सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। ये जेल कैंप उत्तर कोरिया के शासन का वो चेहरा दिखाते हैं जिसे सरकार हमेशा छिपाने की कोशिश करती है। ये केवल यातना का स्थान नहीं है,
बल्कि एक ऐसा तंत्र है जो डर और नियंत्रण के माध्यम से जनता को कुचलने के लिए बनाया गया है। यहाँ का राज्य सुरक्षा मंत्रालय, जिसे सीक्रेट पुलिस के रूप में जाना जाता है, नागरिकों पर व्यापक निगरानी रखता है। ये संगठन हर व्यक्ति की गतिविधियों, विचारों और संवादों पर नजर रखता है। सीक्रेट पुलिस की सहायता से सरकार उन लोगों को पकड़ती है जो किसी भी रूप में राज्य के खिलाफ माने जाते हैं। इन लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है, बल्कि कई बार उनके परिवारों को भी सामूहिक अपराध के सिद्धांत के तहत सजा दी जाती है। राज्य सुरक्षा मंत्रालय राजनीतिक जेल कैंपों का संचालन करता है, जहां कथित राजनीतिक अपराधियों और उनके परिवारों को अमानवीय परिस्थिति में रखा जाता है। यहाँ की सीक्रेट पुलिस का काम केवल अंदरूनी नियंत्रण तक ही सीमित नहीं है, ये विदेशों में भी उत्तर कोरियाई नागरिकों पर नजर रखती है, देश के खिलाफ किसी भी विरोध को दबाने के लिए काम करती है। नागरिकों के बीच भय और अविश्वास का माहौल बनाकर सीक्रेट पुलिस सरकार की पकड़ को मजबूत बनाए रखती है। यहाँ की मीडिया पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में है और सरकार के अलावा कोई भी स्वतंत्र समाचार या सूचना का स्रोत मौजूद नहीं है। सिर्फ वही जानकारी जनता तक पहुँचाई जाती है जो सरकार को फायदा पहुँचाती है या उनकी नीतियों को बढ़ावा देती है। किसी भी प्रकार की आलोचना या विरोध को तुरंत दबा दिया जाता है और इसके लिए कड़े कानून और दंड हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट का उपयोग भी कड़ी निगरानी में होता है और ज्यादातर नागरिकों को बाहरी दुनिया से कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। सरकार का मुख्य उद्देश्य अपने शासन को सही साबित करना और जनता को विश्वास दिलाना है कि देश पूरी दुनिया में श्रेष्ठ है। अगर किसी व्यक्ति को विदेशी मीडिया जैसे दक्षिण कोरियाई ड्रामा या वेस्टर्न मूवीज देखते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कठोर सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु ताकत बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को नजरअंदाज किया है, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। उत्तर कोरिया से भागना बिल्कुल आसान नहीं है। जो लोग चीन की सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अक्सर पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें वापस उत्तर कोरिया भेज दिया जाता है। वहां लौटने पर उन्हें गंभीर सजा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उत्तर कोरिया में पलायन को एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति ने देश और सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है। ऐसे लोगों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है और अगर वे चीन में शरण लेने में सफल हो जाते हैं तो भी उन्हें वहां छिपकर जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि चीनी अधिकारियों को उत्तर कोरिया के भागे हुए नागरिकों को लौटाने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर हम उत्तर कोरिया की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो ये केवल एक तानाशाही शासन की कहानी नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों की उम्मीदों और सपनों को कुचलने की एक दास्तान है। एक ऐसा समाज जहाँ के हर पहलू पर सरकार का नियंत्रण है, जहां असहमति को अपराध माना जाता है और जहां हर रोज संघर्ष और भय का सामना किया जाता है। यहाँ जरूरी है कि हम इन लोगों की कहानी को जानें ताकि हम समझ सकें कि उनकी आज़ादी और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कितना कठिन है।